हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और यह वीडियो मेरी कॉमर्स सब्जेक्ट से संबंधित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने कुछ एक सीरीज स्टार्ट की थी जो कॉमर्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए थी और उसमें मैंने आपको बैंक से संबंधित कुछ बातें बताई थी और हमारा एक टॉपिक चल रहा था क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, जिसे हम लोग शाख पत्र भी कहते हैं। और शाख पत्र में मैंने आपको चेक के विषय में बताया था कि चेक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और चेक को क्रॉस कैसे किया जाता है, मतलब रेखांकित कैसे किया जाता है, किन किन अवस्थाओं में चेक बाउंस हो जाता है, चेक का अनादरण हो जाता है। तो ये सब बातें इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों से साझा हो चुकी हैं। जो छात्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल पर वो बाकी की वीडियो देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी चेक से ही संबंधित है। अब से पहले जो दो वीडियो हम लोगों ने बनाई थी उसमें हम हर बार एक शब्द का उपयोग कर रहे थे और वो शब्द था बेचान करना। बेचान मतलब एंडोर्समेंट करना, एंडोर्समेंट ऑफ चेक, बेचान करना। और उस विषय में मैंने आपको बताया था कि बेचान, वहां एक हेडिंग थी बेचान से संबंधित, तो कुछ छोटी सी बात वहां बताई थी। लेकिन आज हम लोग बेचान से संबंधित कुछ विस्तृत बातें करेंगे। आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको एंडोर्समेंट ऑफ चेक के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एंडोर्समेंट ऑफ चेक, मतलब चेक का पृष्ठांकन करना। पृष्ठांकन का मतलब है बेचान करना, दूसरा शब्द है इसका। तो चेक का पृष्ठांकन या बेचान करना और एंडोर्समेंट ऑफ चेक, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अच्छा, समझने की कोशिश करेंगे कि ये एंडोर्समेंट होता क्या है। अब यहाँ एक एग्जांपल लेके देखते हैं छोटा सा कि हम लोग, राम एक व्यक्ति है जो चेक लिख रहा है, तो इसे हम लोगों ने यहाँ क्या बोल दिया, इसे बोल दिया लेखक। लेखक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ड्रॉवर बोलते हैं। जो चेक काटकर दे रहा है वो राम है। राम ने ये चेक किसको ट्रांसफर कर दिया, राम ने ये चेक श्याम को दे दिया। राम ने ये चेक किसको दे दिया, श्याम को दे दिया। तो ये जो व्यक्ति हुआ ये क्या हुआ, प्राप्तकर्ता, जो चेक को प्राप्त कर रहा है। या हम इसे कह सकते हैं ड्रॉई, जो चेक का विड्रॉ करेगा, जो पैसे निकालेगा बैंक से। और बैंक क्या कहलाता है, पेई कहलाता है। देने वाला कौन है, वहां पे बैंक है। थोड़ा सा और ध्यान देंगे। अब इस स्थिति में क्या होता है कि राम ने चेक दे दिया श्याम को। और वो चेक कितने प्रकार के होते हैं, चेक क्रॉस है या ओपन चेक है, किस कंडीशन का है, तो वो निर्भर करता है। लेकिन जो चेक श्याम के पास आया वो चेक श्याम अपने बैंक में जाएगा या संबंधित बैंक में जाएगा जिसका वो चेक है। और अगर वो चेक क्रॉस नहीं है, साधारण चेक है, तो श्याम उस चेक को बैंक की विंडो पर प्रेजेंट करेगा और बैंक उस चेक की सारी जानकारी प्राप्त करके और श्याम को क्या दे देगा, पेमेंट दे देगा। लेकिन यहां इस स्थिति में क्या है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि राम ने श्याम को चेक दे दिया और राम ने जो चेक दिया उस चेक पर इन्होंने श्याम का नाम लिख दिया कि ये 5,000 रुपए का जो चेक है, 5,000 का जो चेक है, यहां मिस्टर राम ने साइन कर दिए। 5,000 का जो चेक है वो श्याम को ही जाना चाहिए। अब इस स्थिति में ये इन्होंने क्रॉस भी कर रखा है। क्रॉस है या नहीं है वो निर्भर करता है, क्रॉस भी हो रहा है। क्रॉस का मतलब आप सीधा सीधा समझिए कि ये पैसा अकाउंट में ही जाएगा, कैश नहीं मिलेगा। और अगर आपको क्रॉस चेक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारी दूसरी वीडियो क्रॉसिंग ऑफ चेक को देख सकते हैं। अब अगर ये चेक क्रॉस है या नहीं है तो वो डिफरेंट मैटर है। अब यहाँ श्याम का कोई भी अकाउंट नहीं है, मतलब सपोज कीजिए कि ये चेक क्रॉस है तो क्रॉस चेक कहां जाएगा, अकाउंट में ही जाएगा। तो श्याम को ये चेक अपने अकाउंट में ही लगाना पड़ेगा। लेकिन श्याम के पास कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, तो श्याम क्या करेगा। दूसरी कंडीशन देखने की कोशिश करें कि श्याम का अकाउंट भी है लेकिन श्याम उस चेक को कैश कराना नहीं चाहता, अपने अकाउंट में डालना नहीं चाहता। श्याम को भी क्या करना है, किसी और व्यक्ति को क्या करनी है, पेमेंट देनी है।
तो अब एक यहाँ नाम और लेके देखते हैं, हम एक नाम लेके देखते हैं कि राहुल नाम का एक लड़का है, राहुल को पेमेंट किससे लेनी है? श्याम से लेनी है। तो जो चेक राम ने श्याम को दिया था वो चेक अब श्याम किसको ट्रांसफर कर देगा? राहुल को ट्रांसफर कर देगा। समझिएगा, राम ने चेक दिया किसको? श्याम को दिया। यहां ये लेखक है, लेखक मतलब जो चेक को लिख रहा है, जो फर्स्ट पार्टी है। ये सेकंड पार्टी है, जो ड्रॉअर है, जो प्राप्त करता है। और श्याम उस चेक को किसको दे देता है? राहुल को दे देता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे कि जब श्याम राम का चेक किसको दे रहा है? राहुल को दे रहा है। किस चैनल के थ्रू जा रहा है वो चेक? श्याम के थ्रू जा रहा है। तो श्याम जो है राहुल का चेक किसको ट्रांसफर कर रहा है? सॉरी, राम का चेक किसे ट्रांसफर कर रहा है? राहुल को। तो इसे कहते हैं हम लोग बेचान करना, चेक का एंडोर्समेंट करना। ध्यान दीजिएगा कि राम ने जो चेक श्याम को दिया, श्याम उसकी पेमेंट नहीं निकाल रहा है, बैंक से उस पेमेंट को प्राप्त ही नहीं कर रहा है। श्याम ने वो चेक किसी तीसरे आदमी को दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि पेमेंट करनी थी। तो ऐसी स्थिति में हम इसे क्या कहेंगे? चेक का एंडोर्समेंट करना, चेक का बेचान करना या प्रस्थांकन करना। अब जो व्यक्ति चेक को एंडोर्समेंट कर रहा है, चेक का बेचान कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंडोर्सर, बेचान करता, जो बेचान कर रहा है। और जिसको ये चेक मिल रहा है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंडोर्सी। एंडोर्सी मतलब प्राप्त करता। बेचान को जो प्राप्त कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो कौन है? एंडोर्सी मतलब कौन है? राहुल है। तो समझिए कि बेचानकर्ता का मतलब है कि किसी चेक को किसी थर्ड पर्सन को देने की स्थिति को हम लोग यहां पे क्या कह रहे हैं? एंडोर्समेंट कह रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि चेक का प्रस्थांकन थोड़ा थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां और समझने की कोशिश करें कि जो फर्स्ट पार्टी था वो राम था। जो वो चेक था, मान लीजिए वो चेक पीएनबी का था, एक बैंक है पीएनबी का चेक है, और कितने रुपए का चेक था? वो 5,000 रुपए का चेक था। राम ने किसको दे दिया? श्याम को दे दिया। राम ने किसको दे दिया? श्याम को दे दिया। अब श्याम ने वो चेक जो राम ने दिया था, श्याम ने वो वाला चेक किसको पकड़ा दिया? राहुल को पकड़ा दिया। और चेक की पीठ पर मतलब बैक साइड में लिख दिया पेमेंट टू राहुल, पेमेंट टू राहुल, भुगतान का आदेश दे दिया, ऑर्डर्ड टू पेमेंट, ऑर्डर टू पेमेंट टू राहुल। मतलब किसको पेमेंट करनी है? अब राहुल को करनी है। तो हमेशा चेक का जो प्रस्थांकन है वो कहां पे करेंगे? चेक की पीठ पर करेंगे, पीछे की तरफ करेंगे। लेकिन आगे भी संभव है, जरूरी नहीं है कि पीछे ही होगा। चेक का जो एंडोर्समेंट है वो चेक के फ्रंट पे भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश कहां पे करते हैं? बैक साइड पर करते हैं। तो बैक साइड पर करने के लिए एंडोर्स टू राहुल मतलब चेक का जो भुगतान का जो अब अधिकार है वो किसको दे दिया गया? राहुल को दे दिया गया। और श्याम जो है यहाँ पे अपने साइन भी कर देगा, अपने खुद के साइन करने पड़ेंगे। कभी कभी आवश्यकता होती है तो लेखक के भी साइन कराने पड़ जाते हैं। तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट कहते हैं। समझिएगा। अब राहुल भी अगर चाहे तो किसी और आदमी को, किसी और लड़के को वो चेक दे सकता है। सपोज करें कोई अंकित है, तो राहुल ने चेक को प्राप्त करने का, भुगतान का किसको अधिकार दे दिया? अंकित को। मतलब राहुल ने एंडोर्स कर दिया, किसको? अंकित को कर दिया। अंकित ने जो है वो चेक और किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया। मान लीजिए कोई सचिन नाम का लड़का है, सचिन को दे दिया, सचिन नामक लड़के को दे दिया चेक। सचिन ने भी वो चेक किसी और को एंडोर्समेंट कर दिया। सचिन ने अगर मान लीजिए किसी को दे दिया, नकुल नाम के लड़के को दे दिया। समझने की कोशिश करेंगे तो वो चेक का जो एंडोर्समेंट है वो एंडोर्समेंट कितने भी बार हो सकता है, कितने भी बार। अब मैंने आपको बताया कि चेक की पीठ पर हम लोग क्या करते हैं? एंडोर्समेंट करते हैं। चेक की पीठ पर नाम लिखा जाएगा, ऑर्डर टू दिस, या आदेश दिया जाता है पेमेंट का कि भुगतान जो है अब इस व्यक्ति को दे दिया जाए। तो यदि चेक की जो पीठ है वो लगभग सारी भर गई है, अब उस पर और जगह ही नहीं बची कि अब ये आगे एंडोर्स्ड हो सके,
तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक नॉर्मल पेपर, एक सफेद पेपर जो है उस चेक के साथ में चिपका देते हैं, एक्स्ट्रा पेपर चेक के पीछे चिपका देते हैं, और चेक पर वो जो पेपर चिपका रहे हैं उसे हम लोग वहां पे क्या कहते हैं, जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसे कहते हैं एलोन्ज। क्या कहते हैं उसे? एलोन्ज कहते हैं। जब चेक की पीठ भर जाए, एंडोर्समेंट करते करते पूरी हो जाए, लेकिन अभी एंडोर्समेंट और करना है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि चेक के पीछे एक सफेद रंग का एक ब्लैंक पेपर हम लोग चिपका देते हैं और उस पर एंडोर्समेंट के लिए सिग्नेचर होने शुरू होते हैं। लेकिन सिग्नेचर करने की क्या स्थिति होती है? आधा साइन चेक पर होना चाहिए और आधा साइन किस पर होना चाहिए? उस पेपर पर होना चाहिए। तो वो जो पेपर है, वो जो लीफ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एलोन्ज कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एंडोर्समेंट समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक या कोई हेडिंग अगर रह भी जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में हम लोगों से पूछ सकते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ हेडिंग है हमारे पास, पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एंडोर्समेंट। इस तरह की क्वेश्चन, इस तरह की हेडिंग मैंने अब से पहले वाली वीडियो में बताई आपको। तो जब हम लोग एंडोर्समेंट करते हैं तो कौन कौन सी बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड। तो पहली है आदर सूचक शब्द। एंडोर्समेंट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि एंडोर्समेंट, जैसे श्याम ने किसको किया था? राहुल को किया था। तो राहुल के नाम से पहले, जैसे आप लोग अधिकांश नाम से पहले मिस्टर राहुल लिख देते हैं, या मिस्टर शर्मा लिख देते हैं, या मिस्टर यादव लिख देते हैं। तो ये जो शुरुआत के जो शब्द हैं, इस मिस्टर जो है मतलब श्री या जो श्रीमती जो लायक शब्द हैं, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। एंडोर्समेंट करते वक्त केवल सामान्य नाम लिखना है। कभी कभी क्या होता है कि आदर सूचक शब्द या किसी उपाधि के जो नाम है, आदर सूचक नहीं, उपाधियों के नाम हम नाम के बाद में कर सकते हैं। जैसे कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, तो नाम के बाद हो सकता है, लेकिन नाम से पहले नहीं। तो इस हेडिंग को आप समझिएगा कि एंडोर्समेंट करते वक्त अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को चेक का एंडोर्समेंट कर रहा है, तो उस स्थिति में क्या होगा? आदर सूचक शब्दों का उपयोग नहीं करता। श्री, श्रीमती, जो भी है आदर सूचक, वो उपयोग नहीं करने। उसके बाद है चेक की धनराशि। चेक की धनराशि से क्या मतलब है? धनराशि जो उस पर लिखी हुई है उतने अमाउंट का ही एंडोर्समेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट अमाउंट का ही एंडोर्समेंट होता है। ऐसा देखा गया है कि कभी कभी आंशिक रूप से पेमेंट भी हो जाती है। 5,000 रुपए का एंडोर्समेंट कर रहा है तो 5,000 रुपए में से केवल 2,500 का ही एंडोर्समेंट करना है, 2,500 की पेमेंट नहीं करनी है। तो धनराशि से संबंधित है, आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। और हस्ताक्षर से संबंधित बात करते हैं कि एंडोर्समेंट करते वक्त लेखक के साइन होने बहुत आवश्यक हैं, जिससे बैंक को कंफर्म हो जाए कि हाँ, एंडोर्समेंट की जो चेन बन के आ रही है वो बिल्कुल सही चल के आ रही है, पेमेंट करने में कोई नुकसान नहीं है। और ये जो हस्ताक्षर है, बैंक वाले अपने चेक पर होने वाले हस्ताक्षर को और अपने रिकॉर्ड में अवेलेबल हस्ताक्षर को मैच कर लेते हैं। कभी कभी ये स्थिति सेम ब्रांच में होती है, दो व्यक्तियों के अकाउंट एक ही ब्रांच में है, एंडोर्समेंट हो गया, एंडोर्समेंट होने वाले का भी अकाउंट उसी में ही है और जो लेखक था फर्स्ट पार्टी उसका भी उसी में ही है अकाउंट। तो बैंक वाले दोनों के ही एंडोर्सर, इवन एंडोर्सी और लेखक जो है, जो चेक काट रहा है ड्रॉवर, सबके साइन बैंक चेक कर सकता है आसानी से। उसके बाद है अंगूठे का निशान। अंगूठे का निशान है कि भाई अगर कोई बेचान करता एंडोर्सर, एंडोर्समेंट करने वाला व्यक्ति अनपढ़ है, अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो अपने साइन नहीं कर सकता, तो उस स्थिति में जो है वो अपने अंगूठे का निशान लगाकर सामान्यतः उस चेक का क्या करा सकता है? बेचान कर सकता है, ध्यान अपने आराम से। उसके बाद है विवाहित स्त्री के द्वारा। थोड़ा ध्यान से लिखेंगे इस बात को भी। कोई एक स्त्री है, विवाहित है, और विवाहित स्त्री किसी चेक का एंडोर्समेंट कर रही है तो वो कर सकती है, उसको अधिकार है। तो एंडोर्समेंट करते वक्त उसे अपने नाम के साथ अपने पति का नाम जरूर ऐड करना पड़ेगा। जैसे कोई भी स्त्री है, जैसे किसी का नाम लेके चलते हैं हम लोग, शिखा है कोई, तो शिखा को वाइफ ऑफ में नाम अपना डालना पड़ेगा। किसका? अपने हस्बैंड का नाम डालना पड़ेगा। तो वो विवाहित स्त्रियों के लिए जो है एक फाउंडेशन है कि बेचान करते वक्त, एंडोर्समेंट करते वक्त विवाहित स्त्री जो है अपने नाम के आगे अपने पति का नाम अवश्य लिखेगी। इवन कभी कभी अपने आईडी का भी उपयोग करना पड़ता है। कोई कोई बैंक वाले आईडी भी मंगा लेते हैं, एंडोर्सर प्लस एंडोर्सी दोनों की आईडी मंगा लेते हैं। अविवाहित लड़की के द्वारा। अविवाहित लड़की के द्वारा का क्या मतलब है कि कोई एक चेक था जो शादी से पहले का था और अब वो शादी के बाद उसे क्या करना है? शादी के बाद क्या काम करना है? उसे एंडोर्समेंट करना है। तो एंडोर्समेंट ऐसी स्थिति में करने के लिए उसे वर्तमान नाम, मतलब शादी के बाद का नाम, सरनेम चेंज हो जाता है कभी कभी। जैसे कोई
पहले किसी का सरनेम पहले शर्मा था, अब उसका सरनेम जो है सपोज कीजिए कुछ और हो गया, शुक्ला हो गया, तिवारी हो गया या कुछ और हो गया, तो ऐसी स्थिति में मिश्रा जी जो है वो जैसे शुक्ला में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो महिलाओं के सरनेम अक्सर चेंज होते हैं विवाह के बाद में। तो ऐसी स्थिति में अविवाहित लड़की के द्वारा जो चेक का एंडोर्समेंट होता है अगर शादी के बाद, तो उसे वर्तमान नाम को उसमें एंडोर्स करना पड़ेगा। कभी कभी उसमें अपने पिता का नाम भी डालना पड़ जाता है। और नाम के बाद तो मैंने आपको बता ही दिया क्या करना पड़ेगा नाम के बाद। यहाँ ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि नाम के बाद क्या करना होगा, अपने पति का नाम लिखना बहुत ही आवश्यक होगा, उस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगली हेडिंग है लेखक के उत्तराधिकारी। लेखक के उत्तराधिकारी का क्या मतलब है, एक व्यक्ति है जिसका चेक पर नाम लिखा हुआ है, आकस्मिक वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जो उसका उत्तराधिकारी है उस व्यक्ति का, जो उसका बेटा है या उसकी बेटी है या और घर में कोई उत्तराधिकारी है, तो वो उत्तराधिकारी उस चेक का एंडोर्समेंट कर सकता है। लेकिन एंडोर्समेंट करते वक्त उसे नाम से पहले क्या करना होगा, वैधानिक नाम से पहले क्या लिखना होगा, वैधानिक उत्तराधिकारी जैसे शब्दों का प्रयोग करना होगा, जिससे चेक का एंडोर्समेंट करना आसान हो जाता है। उसके बाद है कंपनी या संस्था। कंपनी या संस्था का क्या मतलब है कि कोई भी कंपनी जो है अगर चेक का एंडोर्समेंट कर रही है तो कंपनी तो ऐसा व्यक्ति है नहीं कंपनी खुद आके चल के आएगी और साइन कर देगी कि हाँ मैं ये कंपनी हूं, ऐसा तो नहीं है। तो कंपनी में क्या होता है कि एक या दो व्यक्ति ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं कि यही व्यक्ति जो है बैंक अकाउंट को हैंडल करेंगे या इस प्रकार की क्रियाओं को यही व्यक्ति करेंगे। तो कंपनी में जो भी व्यक्ति ऑथराइज्ड है वो करेगा और नाम से पहले जो है वो क्या लगा देगा, फॉर लगा देगा, पेमेंट करने के लिए फॉर लगा देगा, या फिर वो ऑथराइज्ड भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है, ऑथराइज्ड भी लिख सकता है, फॉर लिख सकता है। यही स्थिति जो है साझेदारी फर्म के लिए है। साझेदारी पार्टनरशिप फर्म में भी कोई ऑथराइज्ड पर्सन होता है जो चेक को एंडोर्स कर सकता है और उसमें भी उसको किस वाले शब्द का उपयोग करना पड़ता है, फॉर। फॉर लगाना बहुत जरूरी है नाम से पहले कि भाई इस पेमेंट को जो है इस आदमी को एंडोर्स कर दिया जाए। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। संयुक्त नाम से का क्या मतलब है कि कोई जो चेक होता है वो कंबाइंड होता है, संयुक्त नाम से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, संयुक्त नाम में दोनों के हस्ताक्षर होने बहुत ही आवश्यक हैं। संयुक्त मतलब जिस नाम से वो अकाउंट खुला हुआ है या जो आदमी ऑथराइज्ड है जो सिग्नेचर कर सकते हैं, तो दोनों के ही साइन होने जरूरी है, तभी वो चेक का क्या हो सकता है, एंडोर्समेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो ये वो वाली बातें थी जो एंडोर्समेंट करते वक्त हम लोगों को ध्यान में रखनी होती है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इस वजह से मुझे हेडिंगों को थोड़ा जल्दी समझाना पड़ रहा है। इसलिए अगली जो हेडिंग है हमारी वो है काइंड ऑफ एंडोर्समेंट, कि एंडोर्समेंट या बेचान या प्रस्थांकन कितने प्रकार के होते हैं और मुख्य कौन से होते हैं। तो पहला है, यहाँ मैंने जो मुख्य रूप से 7 ही लिए हैं, लगभग 10-12 होते हैं ये। तो पहला है रिक्त प्रस्थांकन। रिक्त प्रस्थांकन में क्या है कि जो व्यक्ति प्रस्थांकन कर रहा है, जो एंडोर्समेंट कर रहा है, वो चेक की पीठ पर, चेक के पीछे की तरफ केवल अपने साइन करके छोड़ देता है। वो इसलिए छोड़ देता है कि भाई आप इस चेक का एंडोर्समेंट और आगे की तरफ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और आगे की तरफ भी कर सकते हैं। उसे कहते हैं ब्लैंक एंडोर्समेंट, रिक्त क्या कहते हैं, रिक्त प्रस्थांकन। अगली हेडिंग है, इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार ध्यान से देखेंगे। दूसरा है विशेष प्रस्थांकन, स्पेशल एंडोर्समेंट। इसमें क्या होता है कि नाम लिख देता है। एंडोर्समेंट क्या करता है, अपने साइन करते वक्त जिस व्यक्ति को ये एंडोर्समेंट करना है उस आदमी का नाम लिख देगा विशेष रूप से, कि जैसे राम ने चेक दिया था श्याम को और श्याम दे रहा है उसे किसे, राहुल को दे रहा है, तो श्याम एंडोर्समेंट कर रहा है। तो सिग्नेचर करते वक्त वो क्या किसका नाम लिख के देगा, पर्टिकुलरली राहुल का नाम लिख के देगा कि भैया एंडोर्समेंट इसी ही व्यक्ति को होना चाहिए और किसी को नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। प्रतिबंधित है अगली हेडिंग है, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। अगर कोई पॉइंट रह गया हो उसे छोड़िएगा मत। प्रतिबंधित जो प्रस्थांकन है उसमें हम लोग ऐसा कहते हैं कि प्रतिबंधित का इसके नाम से ही है कि कोई रोक लगा दी जाती है या कोई बाउंडेशन लगा दी जाती है जिस वजह से उस चेक का एंडोर्समेंट आगे नहीं हो सकता। जैसे राम तो फर्स्ट पार्टी था, राम ने चेक दे दिया श्याम को, श्याम ने दे दिया राहुल को,
लेकिन वो प्रतिबंधित कर दिया कि पेमेंट केवल राहुल को ही होनी है, राहुल उसे आगे एंडोर्समेंट नहीं कर सकता, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा और एंडोर्समेंट पॉसिबल ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबंधित। शर्त सहित का क्या मतलब है कि कोई कंडीशन लगा दी जाती है, कंडीशन अप्लाई, कि अगर आपने हमारी ये शर्तें पूरी कर दी तो आप इस चेक का एंडोर्समेंट कर सकते हैं या आपको इस चेक का भुगतान प्राप्त हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस तरह की जो हेडिंग है, सॉरी इस प्रकार के जो एंडोर्समेंट है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शर्त सहित, कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद है दायित्व रहित। दायित्व रहित में का मतलब होता है जो एंडोर्सर होता है, जो बेचान कर रहा है, वो नाम से पहले भी लिख सकता है दायित्व रहित, मतलब कि अगर आपका चेक बाउंस हो जाए या कोई नुकसान हो जाए तो भैया मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कुछ इस तरह की बातें वो जो है क्या कर सकता है, नोट कर सकता है और उसमें आसानी से मेंशन कर सकता है। तो उसे कहते हैं दायित्व रहित। जिम्मेदारी नहीं होती है, कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी, कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो उसे क्या कहेंगे, दायित्व रहित। और ये कार्य किसके लिए संभव होता है, ये एंडोर्सर करता है। उसके बाद है आंशिक। आंशिक का मतलब होता है पार्शियल। पार्शियल मतलब आधा आधा। जैसे हमने बताया था कि 5,000 रुपए का कोई चेक है, चेक कितने का है, 5,000 रुपए का है, और उसमें से 2,500 रुपए की पेमेंट कर दी जाए, 2,500 को रोक लिया जाए। एंडोर्समेंट ऐसे है कि एंडोर्समेंट केवल कितने का हो रहा है, 2,500 का हो रहा है। वैसे एंडोर्समेंट ऐसा देखा नहीं गया है आंशिक के लिए, अधिकांश तो क्या होता है कि पूरी पेमेंट का एंडोर्समेंट होता है, लेकिन कभी कभी अगर पहले चेक का एंडोर्समेंट हो चुका है तो बाकी जो बची हुई पेमेंट है वो पेमेंट उसका क्या हो सकता है, आगे एंडोर्समेंट हो सकता है, एंडोर्समेंट कर सकते हैं। उसके बाद है ऐच्छिक। ऐच्छिक का क्या मतलब है यहाँ पे, ऐच्छिक तो आपको बता रहा है इच्छा के अनुसार जो स्थिति होती है उसको ध्यान से देखिएगा। अब इसमें एंडोर्समेंट करने वाला जो व्यक्ति है, जो बेचान करता है, वो एंडोर्सी को ये जानकारी नहीं देता कि ये चेक आपका डिसऑनर हो जाएगा या ये चेक आपका कैंसिल हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता। ये सारी जिम्मेदारी या ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये इच्छा है किसकी, एंडोर्समेंट करने वाले की, कि भाई वो एंडोर्समेंट करेगा कि नहीं करेगा। इसके अलावा और भी कुछ हेडिंग हो सकती है, जाली एंडोर्समेंट भी होता है, मतलब फ्रॉड जो होता है, और भी एक दो हेडिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से थे एंडोर्समेंट के पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को जो है मेरे द्वारा बताई गई बातों में से कुछ कुछ जानकारी जरूर समझ में आई होगी। और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को किसी हेडिंग से संबंधित या किसी क्वेश्चन से संबंधित कोई समस्या है या कुछ और जानकारी आपको प्राप्त करनी है एंडोर्समेंट्स के रिगार्डिंग, तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके हम लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब जल्द से जल्द और सही से सही देने की कोशिश करूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बोलता ही हूं कि हमारे YouTube चैनल को लगातार सब्सक्राइब करते रहें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको समय से ही प्राप्त होती रहे। तो आगे आने वाली वीडियो के इंतजार तक नमस्कार।